नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। करनाल में एक बार फिर से सीईटी को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के 3 बड़े नेता प्रमुख तौर पर इसमें शामिल हुए। सीईटी और रोजगार को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास रहा। तीनों की अगुवाई में सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सीएम आवास का घेराव करने का भी प्रयास किया गया। नेताओं और उनके समर्थकों, कुछ युवाओं को भी हिरासत में लिया गया। ऐसे में प्रदर्शन के मायने क्या है, जरूरत क्या है और इसका असर क्या होगा, चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीईटी और रोजगार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। कांग्रेस के 3 बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता श्रीमती चौधरी भी इस दौरान मौजूद रही। हालांकि ये प्रदर्शन युवा अधिकार रैली के तौर पर निकाला गया। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया। सुरजेवाला, सैलजा और किरण तीनों नेताओं ने सीईटी और रोजगार को लेकर सरकार को घेरा। 11,22,000 वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो सीईटी के एग्जाम में बैठे, उनमें से कोई आपका भाई है, वो स्वयं बहुत सारे हजारों में नौजवान यहां मौजूद हैं, कोई आपकी बिटिया है। क्या कारण है कि गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, और वो सब मजबूर है। 4 साल से मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। 4 साल बाद जब नतीजा निकला तो वो सारा का सारा बेकार और त्रुटिपूर्ण नतीजा है। जिसको नहीं दे रहे उसको दे दिए। जिसने एक सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई किया उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया। जिसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई किया उसे जनरल में डाल दिया। जनरल वाले को इन कैटेगरियों में डाल दिया। पेपर में ऐसे 15 से 20 सवाल हैं जिनके चारों जवाब गलत हैं। ना तो हेरा फेरी सर्विस काउंटर एचएसएससी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, वो हेरा फेरी सर्विस काउंटर बन गया। ना तो एचएसएससी को, ना मनोहर लाल खट्टर जी को, ना दुष्यंत चौटाला को, ना उनके मंत्रिमंडल को उन सवालों का जवाब पता नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे ठीक करेंगे। लड़ाई संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक है। हरियाणा वासियों के लिए आज के दिन जो हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, हरियाणा के युवाओं के लिए, उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, 11,22,000 युवाओं को जो लपेटे में लिया गया है। इम्तिहान लिए जाते हैं लेकिन इम्तिहानों में जो धांधली होती है। और अब जो सीईटी का मामला है, अब देख रहे हैं जो बच्चे चल कर आए इतनी गर्मी में, और उन्होंने हमारे से बात की कि आप भी हमारे साथ इसमें आइए, हमारा साथ दीजिए। तो आपने देखा कि हमारे सीनियर नेताओं सहित, हमारे कार्यकर्ताओं सहित हजारों लोगों ने इस मार्च में साथ दिया है हरियाणा के युवाओं का। और आगे भी जो भी संघर्ष होगा हम उसमें हरियाणा वासियों का साथ देंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार, ये खट्टर और दुष्यंत सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। हरियाणा के अंदर नौजवान बच्चों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त भद्दा मजाक के साथ खिलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीईटी का पूरा समीकरण बना है और सारा है, इससे जो है हमारे नौजवान बच्चे पूरी तरह से हताश हैं। जिनको ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, आज जो है ये अलग अलग तरीके से नौजवानों को उलझा रहे हैं ताकि नौकरियां ना मिल पाएं। ठेकेदारी प्रथा जो है इन्होंने शुरू कर दी है, कौशल रोजगार योजना। आज जो ये नौजवान बच्चे ये जो सड़कों के ऊपर उतरे हैं अपनी जो है व्यथा के लिए सुनाने के लिए, उनके समर्थन के लिए जो है हम उनका साथ दे रहे हैं और आज गिरफ्तारी कर रहे हैं। और विधानसभा के अंदर इस बात को मैंने बहुत जोर शोर से पहले उठाया है। सीईटी का जो मामला है, जिसको मैं कहती हूँ कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, ये कोई वो जो है दूसरा टेस्ट नहीं है, एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। और इसको विधानसभा में और जोर शोर से ये इस बारी मानसून सत्र के अंदर गूंजेगा। वहीं श्रुति चौधरी एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पद के लिए तीनों नेताओं को बेहतर बताती नजर आई। विकास, 36 बिरादरियों का विकास, सबके लिए हमेशा कांग्रेस ने डेवलपमेंट का काम किया है, चाहे चौधरी बंसीलाल के ध्वज के नीचे हो, तो हमेशा कांग्रेस। लड़ाई मैम कुर्सी की भी है, मुख्यमंत्री पद की भी है, हर कोई चाहता है। इन बातों में मैं ज़्यादा सीरियसली इन बातों को नहीं लेती और अपने काम में लगी हूँ। आप मानते हैं इन तीनों में से एक अच्छा मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार है? क्यों नहीं, बहुत प्रेरित करते हैं ये इनका जो
राजनीतिक सफ़र है बहुत प्रेरणा देने वाला है, क्यों नहीं। जाहिर है इन दिनों विपक्षी दल सीईटी को लेकर सरकार पर वार कर रहे हैं, युवा हितैषी होने का दम भर रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस नेता सुरजेवाला, सैलजा और किरण चौधरी इससे पहले भी चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता कर सरकार पर हमला कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तीनों नेताओं की लड़ाई करार दिया था। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस नेता क्या वाकई रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने वाले हैं, और तीनों नेताओं की ये जोड़ी क्या हरियाणा कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं या पार्टी हाईकमान को कोई बड़े संकेत देने या शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन पर इसका क्या और कितना असर रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत होगी। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता रमन मलिक जी चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं। इनेलो से प्रवक्ता रजवन दहीनवाल जी डिबेट में जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुलवे हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत श्वेता जी आपसे करेंगे। सीईटी का आखिर ये क्या मुद्दा है जिसको लेकर युवा सड़कों पर हैं और विरोधी दल भी सरकार को घेर रहे हैं? टेस्ट नामक एक टेस्ट लाया गया 2019 से सारी भर्तियां रद्द कर दी गई, ये कहकर कि सीईटी के अंतर्गत इन्हें करवाया जाएगा। ग्रुप सी का ये टेस्ट लिया गया। ये सरकार कह रही थी कि 1 साल में 2 सीईटी करवाएंगे, 4 साल में 1 सीईटी पूरा नहीं करवा पा रहे हैं और 4 साल से देखिए अब सारी भर्तियां रद्द भी करी और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर भी है। अब क्या 11,22,000 युवा इस परीक्षा में बैठे, 3,59,000 युवाओं ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन सरकार ने इसमें क्लॉज डाल रखा है कि पोस्ट के 4 गुना अभ्यर्थियों को ही अगले टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मैक्सिमम युवा लगभग 3.25 लाख के करीब सीईटी क्वालिफाइड बच्चे जो एलिजिबल हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं टेस्ट, वो अगले टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे। मतलब 4 साल उन्होंने ऐसे ही अपने जीवन के वेस्ट किए, सीईटी क्वालिफाई करने के बावजूद भी वो अगले टेस्ट में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये कैसा अलग सा अजीब सा अत्याचार है युवाओं के ऊपर। तो ये पूरा मामला है और ये यात्रा भी मैंने इसीलिए शुरू की कुरुक्षेत्र से, क्योंकि ये इतना गंभीर मुद्दा, इतना जबरदस्त मुद्दा ये कहीं है ही नहीं, कहीं कोई इसे उठा ही नहीं रहा था और इस चीज को उठाना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था। सरकार देखे कि हम बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहे हैं। पिछले 4 साल से हमारा हरियाणा नंबर 1 आ रहा है। जनवरी 2023 की हमने शुरुआत सीएमआई के आंकड़े 37.4% से की है। और इस बीच यदि आप युवाओं को अगले पेपर में वंचित करते हैं एग्जामिनेशन देने से, तो आप युवाओं के अंदर होपलेसनेस भर रहे हैं, आप उन्हें नशे की ओर धकेल रहे हैं, आप उन्हें विदेशों में डोंकी के तरीके से जाने की ओर के तरीके से धकेल रहे हैं, आप उनका जीवन, उनका करियर, उनका सपना, उनका सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार इसे गंभीरता से ले, अति गंभीरता से ले, क्योंकि युवा अब कुछ भी सहने के मूड में नहीं है। तो यही पूरा मामला है। तो देखिए सीईटी को लेकर तो हम चर्चा करेंगे श्वेता जी, लेकिन सीएमआई के आंकड़ों को सरकार नहीं मानती है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये पूरी एजेंसी जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में है, तो इसको भी सही नहीं माना जाता कि इसके हर एक महीने में आंकड़े बदल जाते हैं या जिस तरह से इनका जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो भी ऑथेंटिक नहीं है। सीएम साहब खुद इसे लेकर विधानसभा में जवाब दे चुके हैं। तो सीएमआई के आंकड़ों के आधार पर कैसे कह दिया जाए कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी के मामले में? सीएमआई के आंकड़े योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा के वोट मांगे थे यूपी में, क्योंकि उनकी अच्छी पोजीशन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेट में वो आंकड़े ऑथेंटिक बता के वोट मांगे जाए, दूसरे स्टेट पे वो आंकड़े अनऑथेंटिक बताकर वोट ना मांगे जाए, या कहा जाए कांग्रेसी संस्था है तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है, ये अपने स्टेट को दूसरे नंबर पे क्यों रखेंगे? चलिए चर्चा की शुरुआत है कि जहां आंकड़े इनके फेवर में होते हैं वहां कह देते हैं कि हाँ ये अच्छा है, जहां आंकड़े इनके अगेंस्ट होते हैं वहां कह देते हैं कि नहीं भैया ये सब झूठा है। ये अभी पीपीपी के आंकड़े उठा के लेके आए हैं विधानसभा में, इन्होंने बोला, लेकिन पीपीपी में आप जानते हैं कितनी खामियां, कितनी गड़बड़ है। वहां बेरोजगार को इंडस्ट्रियल लेबर तक दिखाया जा रहा है, अभ्यर्थी मेरे पास भेजते हैं वो चीजें। जी चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए रमन मलिक जी, सीईटी को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि सरकार लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में ही बना रही है, धोखा हुआ युवाओं के साथ। भाई 2014 से पहले कुछ आंदोलन जीवी जो हर जगह जैसे बारिश में पंख आ जाते हैं वैसे वो आंदोलन जीवी हर जगह दिखते हैं, तो उनकी बातों से कोई बहुत
फर्क नहीं पड़ता, उनको करने दीजिए जो करना है। मेरे ख्याल से ये मामला लेके कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे, माननीय न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दी है इसके ऊपर, सरकार का भी पक्ष पूछा, सरकार से के पक्ष को सुनने के बाद, देखने के बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी भी दी है। और मेरे को लगता है जिन वकीलों के साथ ऐसे लोग बैठते हैं उन्होंने बताया भी होगा कि ये जो विषय है ये इसमें ये कोर्ट का एंगल सामने मत लाइएगा, क्योंकि कोर्ट का एंगल लाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। देखिए बात सबसे बड़ी क्या है, बात सबसे बड़ी ये है और जिसको मूल आपको समझना चाहिए, ये जो कथित नेता, उनके जानने वाले, उनके समझने वाले, समझाने वाले जो लोग, 2014 से पहले एक अच्छी खासी इंडस्ट्री चल रही थी जो पर्ची और खर्ची की सेटिंग की इंडस्ट्री थी। वो पर्ची और खर्ची की सेटिंग की इंडस्ट्री तबाह हो गई है। आज नेताओं के द्वार पे खड़ा होके अपने बच्चे की भविष्य की गुहार लगाने वाला कोई नहीं है। आज नेताओं के द्वार पे पैसों की बोरियां लाने वाला नहीं है। आज जमीन बेच के बेटे की बेटी की नौकरी लगवाने के लिए बाप को नहीं मरना पड़ता, माँ को अपने गहने नहीं रखने पड़ते। ये एक अच्छा काम हो गया, प्रदेश के अंदर स्थापित हो गया। तो अब जो 2019 में भी आपके पास चुनाव हो रहा था, उस समय INLD का भी लोग थे, मैं जिन में था जब रिजल्ट इस दिन अनाउंस हुए हैं, तो INLD के भी और कांग्रेस के सुरजेवाला साहब, यही सुरजेवाला साहब जो 2 जगह से इकट्ठे आ रहे, ऐसे सुरजेवाला साहब का भी जो कार्यालय था वहां पे काम करने वाले लोग मिठाई बांट रहे थे कि हमारे बच्चे बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां पा गए सरकारी। और मैं आज भी आपके चैनल पे बोलता हूं कि ज्योति जी, आप पिछली सरकार 10 साल में कितनी नौकरियां दे गई और इस सरकार ने अभी कितनी नौकरियां दे दी, कितनी पाइपलाइन में है, उसका आकलन कर लीजिए। धराशाही हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो 80-82 हजार नौकरियां थी और 1,08,09,000 नौकरियां, ये तो डायरेक्ट है, कितने परसेंटेज का फर्क है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी पॉइंट है जिसको नहीं भूलना चाहिए, ये जो फर्स्ट फ्लोर पे 5 वकील बैठते हैं चंडीगढ़ में, वो 5 वकील बैठ के जो खिचड़ी पकाते हैं, उस खिचड़ी के अंदर कुछ मसाला कूटने वाले मसालची भी हैं, वो भी कई बार आ जाते हैं सामने। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हरियाणा के साथ करा जा रहा है। ये उसका ये आप कहाँ इशारा कर रहे हैं? लेकिन ये कहाँ इशारा कर रहे हैं? समझिए, एक चीज समझिए ज्योति जी, कि ये सिस्टम क्या कह रहा है। सिस्टम ये कह रहा है कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उसके माध्यम से पात्रता डिसाइड होगी कि ये पात्र हैं। उन पात्रों में से जो मेरिट में हाईएस्ट हैं, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसके 4 गुना लोगों को बुला के टेस्ट लिया जाएगा, बाकियों को नहीं, क्योंकि मेरिट के हिसाब से भी नौकरी देनी है। क्या मेरिट वाले को हम छोड़ देंगे? क्या IIT में, क्या IIMs में मेरिट का कोई सिस्टम नहीं होता क्या? एक बार एंट्रेंस क्लियर करके IAS के एग्जाम जब आप देते हैं UGC के, तो उसके बाद के सबको नौकरियां दे देते हैं? ऐसा नहीं होता, मेरिट का सिस्टम होता है, कट ऑफ होती है, कॉलेजेस में कट ऑफ होती है। देखिए सवाल जो उठा रहे हैं आपने, हालांकि आंदोलन जी भी शुरुआत में ही कहते हुए जो आंदोलन या प्रदर्शन का तरीका है उसे गलत ठहरा दिया। आपके पास नहीं, आंदोलन गलत नहीं है। युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जीवन विज्ञापन करने वाले गलत हैं। आपने आंदोलन ये रेसलर्स की, रेसलरों की, ये जो 4 गुना की आप बात कह रहे हैं, ठीक है, मेरिट की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या जितने लोग बेरोजगार हैं, मलिक साहब आप साथ साथ बोलेंगे, मैं सवाल कैसे पूछूंगी? 4 गुना का जो आंकड़ा है ये बेरोजगारों के अनुपात में बहुत कम है, ये कहा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो इन्होंने जो माननीय न्यायालय की बात की ना, पहले माननीय न्यायालय की टिप्पणी जान के आए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है, सरकार इसे कर सकती है, न्यायालय इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? पहली बात। दूसरी बात, मेरिट की बात करते हैं तो ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बैकडोर एंट्री आपने खोल रखी है, जिसमें आय को 90% दिया जा रहा है और मेरिट को 10% भी नहीं दिया जा रहा है, वो वहां मेरिट कहां चली जाती है?
और जहां तक आपकी खर्ची पर्ची की बात, ये सरकार इतनी घमंडी और सेल्फ प्रेज में मगन है कि मैं बता नहीं सकती। आप जाइए एचपीएससी के बाहर, एचएसएससी के बाहर बोर्ड लगे पड़े हैं, पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी। और कमाल की बात ये है, ये बोर्ड उस दिन भी लगा हुआ था जिस दिन अनिल नागर वहां 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा था अंदर बैठ के, बिना बात तो पकड़ा किसने? चलिए दूसरे प्रवक्ताओं को, पार्टी प्रवक्ताओं को जोड़ लूं। श्वेता ढुल जी, आप लाइब्रेरी, मैम एक मिनट, ज्योति जी, आप लाइब्रेरीज में जाइए, बच्चों से मिलिए। और मैं आपको ना यहाँ पे चैलेंज करती हूँ, आप ये बताइए आपने कौन सी बड़ी भर्ती की है और आपने कितनी भर्तियां रद्द की हैं, वो मैं बताती हूँ। पैसे लेके बच्चों के धंधा बना लिया है, बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे भरवाते हैं, जब्त कर लेते हैं, खा जाते हैं, फिर नया फॉर्म निकाल देते हैं। कभी पूरी भर्ती पूरी होने के बाद रिजल्ट उसका नहीं देते, भर्ती में ड्रॉ कर देते हैं। क्या पैसे मेरी जेब में या किसी भाजपा वाले की जेब में जा रहे हैं? सरकार के अंदर जा रहे हैं। सरकार इसे ले रही है ना वापस। सरकार क्यों विड्रॉ कर रही है? सरकार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रही है? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ करेगी, आपके घर की खर्ची नहीं चलाएगी सरकार। जब माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार इसे करे, तो सरकार ने क्यों नहीं किया? सरकार, मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। ढुल जी, श्वेता ढुल जी, अभी आप सुनिए, रमन मलिक जी आप भी सुनिएगा। केवल ढींगरा जी, 3 बड़े नेता चंडीगढ़ में साथ नजर आए थे, साझा प्रेस वार्ता की गई। आज युवाओं की अगुवाई कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा उनकी अगुवाई कर रहे थे। तो पिछली बार सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ये कहते हैं कि ये कोई सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है, ये तो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चाबंदी है। और इस बार फिर से तीनों साथ नजर आए। नहीं, देखिए अगर कोई सीईटी टेस्ट की बात करता है और ये कहता है कि बच्चों के साथ गड़बड़ कर रहे हैं ये, तो उसको आप राजनीतिक एंगल कैसे दे सकते हैं? और दूसरी बात जहां तक है, जो बात चल रही है चर्चा में, जो श्वेता ढुल जी भी जो बात कह रही हैं कि इतनी भर्तियां रद्द हुई हैं, तो क्या रद्द नहीं हुई हैं? आप बताइए, ये बताएं मलिक साहब, क्या रद्द नहीं हुई हैं? और जितने पेपर लीक हुए हैं, क्या पेपर लीक नहीं हुए हैं? केवल ढींगरा जी, देखिए दो बातें हैं। श्वेता ढुल जी भी हमारे साथ हैं, दर्शक भी हमें सुन रहे हैं। बीजेपी और सरकार, मैं आपको ही समय दूंगी, मुझे ढींगरा साहब, अदालत के रास्ते कोई भर्ती रद्द, कोई नियमों की अवमानना की गई हो, नियमों को ताक पर रखा गया हो, अदालत ने भर्ती रद्द कर दी हो, ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ही कहती कि हमें कोई गड़बड़ी या खामी लगती है तो हम खुद ही कैंसिल करते हैं। आपकी सरकार में ये होता रहा, जो कि बीजेपी का आरोप है कि अदालत के रास्ते भर्तियां रद्द होती रही। 1, 2, 3 नहीं 13 भर्तियां रद्द हुई थी। कौन सी जगह बोल रहे हो? जुडिशियल की भर्ती शुरू हुई, पेपर लीक हो गए, पेपर पकड़े गए, और पेपर कैसे तो पकड़े किसने? लेते हुए, और उसमें एक एडीजे लेवल का जज भी जो है, अरे भाई सुन तो लो, क्या चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आपको मुद्दा बता रहा हूं ना, आप समझो इस बात को। आपको भी मलिक साहब समझ आएगी कि हरियाणा सरकार काम कैसे कर रही है। पेपर लीक होता है जुडिशियल भर्ती का, पेपर रद्द करने में एडीजे लेवल के जज का भी हाथ है, और पेपर लीक हो जाता है। तो मतलब आप जुडिशरी को भी चोर बोल रहे हो? किसका होता है? बच्चों का। जुडिशरी को भी चोर पेपर भरते उनका होता है, सरकार का कुछ नहीं जाता। ज्योति जी, आपके चैनल पे ढींगरा साहब ने जुडिशरी को भी चोर बोला है। 2 लाख के करीब पद खाली पड़े हैं, 2 लाख के करीब पद खाली पड़े हैं। जिम्मेवार कौन है? सरकार। जिम्मेवार कौन है? सरकार। दूसरी बात सुनिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बोला है कि एडीजे लेवल का व्यक्ति भी उसमें घपला कर रहा था, इसका मतलब जुडिशरी भी चोर है। इसको सस्पेंड करती है, उन क्लर्कों को करती है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लगे हुए हैं, उनको सस्पेंड क्यों, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों किया जाता है? उनको जेल में क्यों भेजा जाता है? पैसे लेने के चक्कर में, रिश्वत के चक्कर में। और जो चेयरमैन है उसको सस्पेंड किया जाता है, क्यों किया जाता है? फिर उसको बहाल कर दिया जाता है। ये जो नहीं जांच करने का तरीका है ना सरकार का, यही सवाल है। और दूसरी बात ये सुनिए, जो एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी पैसे लेते हुए, कई करोड़ लेते हुए अपने ऑफिस में पकड़ा गया, वो पैसे किस बिना पे ले रहा था? या तो वो तो भर्ती डिप्टी सेक्रेटरी तो कर नहीं सकता, कौन भर्ती कर सकता है? या चेयरमैन या फिर मुख्यमंत्री। कौन दोषी है दोनों में से? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कौन सा एक्शन हुआ अभी तक? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है जो आप कर रहे हो, सवाल ये है कि कौन शरारत कर रहा है? एचपीएससी का सेक्रेटरी किसके कहने पे पैसे ले रहा था? आज तक क्यों नहीं बताया सरकार ने?
सरकार क्या कहानियां डालने के लिए आती है क्या? सरकार को यह बताना चाहिए, जिस तरह से प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट अंडर टेबल हुई, जिस तरह से बाकी और मामलों में एसआईटियां बनी वो सारी अंडर टेबल हुई, इसी तरह पेपर लीक के भी मामले सारे अंडर टेबल हो रखे हैं। कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ये शरारत है। और कौशल रोजगार एक और दूसरी शरारत है। 65,000 नौकरी निकाली गई, लेकिन कितने पद खत्म कर दिए गए? जो सरकारी नौकरी में जो पक्के पद मिलने थे उसके एवज में 65,000 पद खत्म किए गए, तभी तो सरकारी नौकरी वो हुई। और उसके बीच में आप ये देखिए कितना बड़ा कुठाराघात लोगों के साथ हो रहा है। 1 साल की भर्ती है, वो 1 साल के बाद बच्चा कहां जाएगा? जो अग्निवीर का किया है वही कौशल रोजगार का सिस्टम है। तो ये धोखा नहीं है हरियाणा सरकार का, ये सीधा सीधा धोखा है। अभी जो इन्होंने बच्चे लगाए थे, कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो ट्रांसफरें आपने बच्चों की करी थी ये सारी गलत की हैं, इसको दोबारा वापस रद्द करो। तो जब आपकी ट्रांसफरें सेट नहीं हो पा रही तो आप दूसरी चीजों में कैसे बात कर रहे हो? रमन मलिक जी काउंटर करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, इसके बाद रजवन जी के पास चलते हैं सवाल के साथ। मलिक साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके कार्यक्रम के ऊपर इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला एडीजे लेवल का व्यक्ति जो है घपले में संदिग्ध था। इसका मतलब ये जुडिशरी के ऊपर भी या जुडिशरी में जो लोग लगे हुए हैं जजों की हैसियत से उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जेल में गया भी होगा उसको पकड़ने वाला, जेल में गया, उसको करने का। सुनिए एक मिनट, हीरा साहब सवाल पेपर जंप नहीं करते। पेपर जंप करने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके बाद वो पात्रता के नाम पे इधर से उधर भागते हैं और फिर कुछ नहीं हो पाता। जेल में गया या नहीं गया? सुनो शांति से सुनो, सवाल सुनो, फिर पेपर देना। बात ये है कि इनसे ये पूछा जाए कि अगर तो किसी और ने पकड़ा हो फिर तो बात करें। हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट इतना कारगर कर रहा है काम कि हर रोज जिसमें जहाँ पे भी दिखता है वहां पे बकायदा पकड़ता भी है, उसको अपने आप ट्वीट करके बताता है कि जी हमने यहाँ इस गलत व्यक्ति को पकड़ा। दूसरी चीज, ये पकड़ने वाले हम, उनको सजा दिलवाने वाले हम, और छाती ये पीटेंगे। तो क्यों पीटेंगे? इनका क्या जाता है? उनके अंदर जाने से इनको दर्द क्यों होती है? ये रिश्ता जो है ना, तो ये कहते हैं कि बड़ी मछलियों को बचा लेते हैं आप लोग। किसके कहने पे पैसे? अरे मछलियां तो एक किसके कहने पे पैसे लिए जा रहे? काम कर जाती है मछली। एक मछली डिप्टी सेक्रेटरी किसके कहने पे पैसे ले रहा है? गंदा तालाब थाना साहब साफ कर रहे हैं। ये गंदे तालाब को हमने साफ करा है, उससे गंदी मछलियों को पैसे ले रहा है। गंदा तालाब साफ कर रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी। अरे हम गंदा तालाब भी साफ करा था, जो 10 साल बैठ के गंदगी फैलाई थी उसको साफ करा है। अरे किसके कहने पे सफाई करी है? और इसलिए बेरोजगारी होने का सबसे ज्यादा दर्द आपको है अपने लिए कि मैं बेरोजगार हो रहा हूँ। पहले चलती थी साहब पर्ची खरीद। मैं अभी रजवन जी चले आएंगे, श्वेता जी आपके पास, शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं। रजवन जी और अनुराधा जी को भी चर्चा में हम जोड़ लें। सरकार कहती है ढेनवाल जी कि हम मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार दें, ये हमारा प्रयास भी है, हमारी प्राथमिकता भी है। लेकिन युवा भी हैं, रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हैं, श्वेता ढूंढने और कांग्रेस भी है। ये लोग ये कहते हैं कि क्यों इतने कम युवाओं को ये मौका दिया जाएगा? जो बेरोजगार है उसके अनुपात में सरकार का ये नियम बहुत बहुत कम है। ये बेरोजगारी बढ़ाने वाला फैसला है। कैसे देख रही है लोग? ज्योति जी ये बार बार ये कहते हैं कि हमने बहुत से रोजगार दे दिए, सबसे ज्यादा रोजगार दे दिए। ये बार बार अपनी छाती पीटते भी हैं, अपनी पीठ भी थपथपाते हैं। लेकिन आप एक हकीकत में अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो कोई भी विभाग उठा के देख लो, हर विभाग में कर्मचारियों की कमी नजर आती है। किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी पूरी नहीं है। और ये कहते हैं कि हमने भर्ती कर ली। अगर इन्होंने भर्ती की है तो जो ग्राउंड पे जो रियलिटी जो आती है, जो दफ्तरों में जो कमी नजर आती है, वो कहीं ना कहीं तो पूरी होनी चाहिए ना। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 2019 में इन्होंने एक HSSC के मार्फत इन्होंने PGT की भर्ती निकाली थी टीचर्स की। HSSC के मार्फत PGT की भर्ती निकाल दी। बाद में 2019 के बाद उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करके ये कहा कि भाई HSSC को पावर नहीं है PGT की भर्ती निकालने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने वो भर्ती और चेंज कर दी
और उन्होंने HKRM के वो जो कौशल रोजगार के माध्यम से नहीं, उसके HPSC के माध्यम से 20 ग्रुप की पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट होती है, और वो कौशल रोजगार के माध्यम से देने की बात कर दी थी। ये तो इनके तरीके हैं, इनकी हर भर्ती में गड़बड़ी मिलती है। अभी डेंटल सर्जन की बात चल रही थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, इन्हीं के कार्यकाल में वहां पर पैसे मिले। और अगर कहीं गड़बड़ी ज्यादा बड़े स्तर पर हो जाती है और पकड़ी जाती है तो अपनी पीठ थपथपा कहते हैं कि हमने पकड़ लिया। अरे मेरा भाई, गलती भी तो आपके ही शासन में हो रही है ना। अब पकड़ लिया तो कौन से आपने तीर मार दिया? जब खुलेआम भ्रष्टाचार है, हम सबके सामने हो रहा तो पकड़ा तो जाएगा ही। ऐसा कौन सा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की इन्होंने भर्ती की, उसके ऊपर पूरी उंगली उठी। इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर की 80 की भर्ती की थी, 78 बाहर के लगे थे, इन्हीं के में लगे थे ना। ये बार बार हरियाणा के युवाओं के साथ वोट देनी हो जब, तो हरियाणा के युवा इनको चाहिए, उनसे बार बार कहते हैं। इन्होंने तो ऐसे हालात कर दिए, पैदा कर दिए कि ठेकेदारों में, कंपनी में जो ठेकेदारों की मार्फत जो भर्ती होती है उसमें अपना श्रेय लेने का काम करते हैं कि ये जो ठेकेदारों के मार्फत भर्ती हो रही है सरकार कर रही है। इनकी हालात ये है, कोई इन्होंने कहीं पर भी ऐसा काम नहीं किया जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। विभाग की बात करें, अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों की बात, अगर एक चीज हो गई, स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें तो वहां पर आज ऐसा माहौल बना हुआ है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ये वहां पर प्रोफेसर लगाए हुए थे इनके पास। अब इनके पास ऐसे क्या है, अगर डॉक्टर्स की बात करें हॉस्पिटल में इनके पास डॉक्टर नहीं है। सहकारिता विभाग एक, मैं बताना चाहूंगा, इसमें लगभग 2300 के आसपास का स्टाफ है टोटल, जिसमें मात्र 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो रेगुलर है, बाकी 2100-2200 के आसपास का जो स्टाफ है वो टोटली कंट्रक्चुअल है। अब कैसे हम मान लें कि ये भर्ती कर रहे हैं? इन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ठेके पर रख दिया। कोई एक व्यक्ति अगर कहीं लगा देते हैं, ये कई ठेकेदार के मार्फत लगा देते हैं। इन्होंने ये अब ये नया एक कौशल रोजगार ला दिया। इस कौशल रोजगार से भी हमें तो नहीं पता कि कहाँ के बच्चे लग रहे हैं, कौन बच्चे लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने हाल ऐसा कर दिया। एक इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती तो हम जरूर मानते हैं इनकी कि इन्होंने वो भर्ती कर दी थी, उसमें तो जरूर वो MBA, MA, PhD या नेट पास या BSc, MSc बच्चे जरूर लगे थे, और उसमें कहते थे कि हमने बच्चों को रोजगार दे दिए। तो उसमें भी इनकी मान के देखिए कि किन बच्चों को क्या रोजगार दिया इन्होंने। ये केवल और केवल दिखावा करते हैं, असल में इनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। हाँ, एक चीज जरूर है, ये जब भी रोजगार की बात आती है तो ये नए नए बैरिकेड्स लगाने की बात कर देते हैं। जैसे अभी CET की बात चल रही थी कि हम उन बच्चों को एक टेस्ट दिला दिया। अब जिन बच्चों ने 3,59,000 बच्चे वहां पर पास हो गए, 11 लाख कुछ आसपास बच्चों ने पेपर दिया, अब 3,59,000 बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, तो शायद उनके दिमाग में ये बात आई थी कि अब तो सरकार हमें रोजगार दे देगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 4 गुना बुला लिए। इसका मतलब कुछ हजार बच्चों को बुला के बाकी 3 लाख के आसपास बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया था टेस्ट बड़ी मेहनत से, अब वो बेचारे इंतजार करते रहेंगे कि इतने साल से तो भर्ती नहीं हुई, और भर्ती हुई तो अब हमें न्योता नहीं मिला, हमें आगे नहीं बुलाया गया। तो ये सरकार की ऐसी एक पॉलिसी है जो खुद सरकार के समझ में नहीं आ रही। सरकार अगर इस पॉलिसी को तरीके से लगाती या युवाओं को कहीं रोजगार देने की इनकी मंशा होती तो इस प्रकार के ये काम करते ही नहीं। अब युवा बेचारे सड़क पे जाए तो उनको लठ मारते हैं, आंदोलन करे तो उनको आंदोलन जीवी करते हैं। एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे खुश है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक वर्ग ये बता दे कि हमारे से ये वर्ग खुश है, तो हम तो कम से कम ये तो कह देंगे। आज जो लोग भर्ती है ना, जो खुद बैठे हैं, क्लर्क बैठे हैं, वो क्लर्क भी वहां पर रो रहे हैं कि हमारे से वायदा करके आए थे कि 1900 की बजाय हम आपको 35,400 देंगे, ये इन्हीं में करके आए थे, वो बेचारे सड़कों पर बैठा रखे। चलिए, कल जवाहर यादव से मुलाकात होने वाली है क्लर्क एसोसिएशन की, देखना है क्या रहते हैं। लास्ट वीक मुलाकात का आश्वासन है ना, उसका निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला। 5 तारीख से बैठे, ठीक है, कल क्या रहेगा, कल डिबेट कर लेंगे इसे लेकर। अभी आप सुनिए अनुराधा जी। केवल ये अपनी एक चीज कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो तो बढ़िया कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार भी नहीं कर रहे, जबकि खूब माल खाए जा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश पर कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं, उन युवाओं को, बेरोजगारों को उनसे पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। ये बेरोजगारों को उनसे पैसे लूटने का काम चलिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो चुका है, आपने काफी टाइम लिया, विस्तार से अपनी बात कही। ठीक है अनुराधा जी, देखिए, बार बार बेरोजगारी का या युवाओं को रोजगार न देने का मुद्दा विरोधी दल भी उठा रहे हैं, आप लोग भी रोजगार को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन एक फैक्ट अपने आप में ये है कि हरियाणा गठन के बाद सर्वाधिक सरकारी नौकरियां मनोहर सरकार ने दी हैं इन पिछले 8.5 से 9 साल के अंदर, सबसे अधिक आंकड़ा के। अब जो खाली पद है उनको लेकर सरकार कहती है कि जो पद सृजित किए गए थे, कैसी परिस्थितियों में जरूरत थी या नहीं, अब प्रासंगिक है या नहीं, ये भी अपने आप में एक सोचने का विषय है। देखिए, ऐसा है ज्योति जी, अभी आपका प्रश्न आने से पहले मैं 3 लोगों की बात मैंने सुनी
मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि देश की राजनीति में एक लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने स्वयं भी और जिनकी पार्टी स्वयं अलग अलग जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करती हुई देखी गई है हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, गली में, कूचों में। आज बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि हरियाणा में है तो अपने हित की बात करना किसी भी वर्ग के लिए वो आंदोलनजीवी हो गया। वो मतलब ऐसा लगता है उनकी बात से कि सरकार किसी भी जनता के वर्ग की बात को गंभीरता से सुनना और गंभीरता से उसके ऊपर विचार करना ही नहीं चाहती है। आज हरियाणा के अंदर किसी भी वर्ग को आप ले लीजिए, शिक्षक वर्ग को ले लीजिए, कर्मचारी वर्ग को ले लीजिए, युवाओं को ले लीजिए, महिलाओं का मुद्दा ले लीजिए, रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, किसान का मुद्दा ले लीजिए। आज ऐसा ये एक प्रश्न चिन्ह क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर नहीं लगता कि आज हर वर्ग सड़क पे आने के लिए मजबूर क्यों है? अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपके साथ इसी स्टूडियो में जब क्लर्क की हड़ताल वाले मुद्दे पे आपके साथ चर्चा कर रही थी तो मैंने तब भी ये बात उठाई थी कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार अपनी बात सरकार को, चुने हुए प्रतिनिधियों को बताने के बावजूद भी किसी भी वर्ग को सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, विरोध जताना पड़ता है, आक्रोश व्यक्त करना पड़ता है, तब सरकार के कानों पे जूं रेंगती है। अभी मेरा सवाल आपसे ये था कि सरकार जो आंकड़ों के साथ कहती है, जैसे मैं आंकड़ों में मैं आपकी बात पे सरकारी नौकरियां तो दी हैं, मैं आप ही की बात पे खाली है, उन्हें भरे जाने की जरूरत है या फिर नहीं? उन खाली पदों के हवाले से ये कहना कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत अधिक है, मैं आप ही की बात पे आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो आंकड़ा सरकार को सूट करता है, जो आंकड़ा सरकार के पक्ष में जाता है वो आंकड़ा सरकार के लिए ठीक है। जो आंकड़े सरकार के पक्ष में नहीं जाते, जो आंकड़े सरकार के फेलियर की ओर इशारा करते हैं, जो आंकड़े सरकार की अनुभवहीनता की तरफ इशारा करते हैं, जो आंकड़े सरकार के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं और वो हरियाणा के पक्ष में, हरियाणा की जनता के पक्ष में नहीं है, उनको सरकार कहाँ स्वीकार करती है? अभी भ्रष्टाचार के ऊपर बात हो रही थी। आप एक बार बताइए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? बार बार पेपर का लीक होना, बार बार नियुक्तियों का रद्द होना, मुख्यमंत्री के कार्यालय में करोड़ों की रिश्वत का पाया जाना, प्रॉपर्टी आईडी से लेकर तय बाजारी की दुकानों की रजिस्ट्रियों तक के मामले में पूरी तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार होना और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों का उसमें शामिल होना, क्या इस बात के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं है? अपनी पीठ खुद थपथपाना और अपनी प्रशंसा को सुन के खुद ही आत्ममुग्ध होना, यह भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बन गया है। सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर सरकार के फैसले आज सरकार जो ले रही है वो जनता के हित में नहीं है, वो उनके चहेतों के हित में है, वो उन लोगों के हित में जिन्हें वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बार बार आंकड़ों की बात करते हैं, आप उन आंकड़ों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं जो आंकड़े अलग अलग कमेटियों के माध्यम से, अलग अलग सर्वे के माध्यम से रखे गए हैं? अभी श्वेता जी बता रही हैं, चाहे आप अग्निवीर योजना ले लीजिए, चाहे आप कौशल रोजगार योजना ले लीजिए, ये योजनाएं आप ला रहे हैं, किन के लिए ला रहे हैं? अरे जिनके लिए ला रहे हैं उनको तो लाभ ही नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो आज ये युवा अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने काम धंधों के लिए, अपने भविष्य के लिए सड़क पर क्यों आते? पूरी तरह से हरियाणा सरकार युवाओं के जो भविष्य है उसको, उसके हितों को अनदेखा कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से युवाओं के द्वारा जो अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जो मुद्दे उठाए गए हैं, उनका समर्थन करती है। और हम ये कहते हैं, ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को पूरी गंभीरता के साथ से युवाओं की बात को सुनना चाहिए और उसके ऊपर अमल करते हुए उनका समाधान करना चाहिए, क्योंकि युवाई तो है, युवाई तो हमारी आने वाली पीढ़ी है, युवाई तो देश और समाज को आगे ले जाने वाले हैं। आज अगर वो भी सड़कों पर अपने हितों के लिए और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की बनती है। श्वेता जी कुछ कहना चाह रही थी। श्वेता जी, जो मूल प्रश्न है आज का, जिससे आपने शुरुआत भी की कि 4 गुना ही क्यों ये बहुत कम है बेरोजगारी के अनुपात में, अभी रमन मलिक जी कह रहे हैं कि इसका आधार जो ग्राउंड है इस फैसले का या इस नियम का, वो है मेरिट, क्योंकि सरकार चाहती है मेरिट के आधार पर जो वाकई जो लोग काबिल हैं उनको ही रोजगार मिले। जी, इन्हें ये कैसे पता कि शुरू के 4 गुना में ही मेरिट आएगी और बाद वालों में नहीं आ सकती है जिन्होंने क्वालिफाई किया? मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। टीना डबिंग है, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, लेकिन उन्होंने प्रीलिम्स ना बॉर्डर लाइन पे पास किया था। लास्ट कैंडिडेट थी वो, बॉर्डर लाइन थी, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 आई ना। अब ये मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है इनको कि 4 गुना ही क्यों, 10 गुना, 12, 15, ये क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं 4 गुना मेरिट
में आ जाएंगे, इसके नीचे नहीं आ सकते। तो मतलब यूपी की सरकार बेवकूफ है, 15 गुना ले रही है। इतनी इंपॉर्टेंट बात खट्टर साहब को बतानी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को कि आप 15 गुना क्यों ले रहे हो, 4 गुना में ही आ जाती है जी मेरिट तो। या फिर नरेंद्र मोदी जी को जाके बतानी चाहिए कि आप गलती कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप विभिन्न परीक्षाओं में 10, 12, 15, 20 गुना ले रहे हैं, 4 गुना में आती है मेरिट तो। असल में ये ना युवाओं को एक बुरे तरीके से त्रस्त करने की चीज होती है ना, वो कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने रोजगार दिए, इन्होंने कितने लोग रोजगार से हटाए ये इनसे पूछे जाना चाहिए। इन्होंने कितने पक्के रोजगार खत्म किए ये इनसे पूछे जाना चाहिए। रोजगार दिए ना इन्होंने, HKRN के माध्यम से 4400 टीचर्स को रोजगार देने की बात विधानसभा में कही है, लेकिन उसमें से केवल 763 ही लगे, सेकंड लिस्ट लगी नहीं। जिसका एक वीडियो जारी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, एक लड़की है अल्पना, उसे कॉल करके बोल रहे हैं, अल्पना आपको अपना मिल गया ना एडमिट कार्ड और ये सब, आपको अपना मिल गया ना ज्वाइनिंग लेटर, हमने जारी कर दिया, आपको लेक्चरर बना रहे हैं हम लोग, टीजीटी लगी थी वो लड़की मुख्यमंत्री साहब के फोन कॉल के अकॉर्डिंग। लेकिन 7 महीने से वो लड़की धक्के खा रही है और आज तक उसे उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। पति की मृत्यु हो चुकी है, धक्के खा रही है, यहाँ से वहां घूम रही है, उनकी पूरी लिस्ट घूम रही है। काहे के रोजगार, आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं आप। तो कौन सी बड़ी भर्ती आपने की है पिछले 4 साल में? एक 18,000 की भर्ती की थी, वो ग्रुप डी वाली, जो कि कुछ नहीं था। आई ऑलवेज से वन थिंग, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस एंड नॉट लीडर्स। ऑल दे केयर अबाउट इज हाउ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, कि कैसे नेक्स्ट इलेक्शन जीता जाए। वो 18,000 वाली बम्पर भर्ती करके एकदम निकाल गए, 3 उपचुनाव, इलेक्शन जीत गए पहले वाला, और उसके बाद अब ये बम्पर भर्तियां जो ग्रुप सी की हैं, इन्हें पता है कि ज्यादा बच्चे इसमें आगे तो शायद ये लेट हो जाएंगे भर्तियां करने में, और जो 2024 का लक्ष्य है चुनाव जीतने का, कहीं वो दूर ना हो जाए। खर्ची पर्ची की बात करते हैं ना, तो मैं सीना ठोक के बोलती हूँ कि आप कैश फॉर जॉब कैंप की दोनों रिपोर्ट विधानसभा में टेबल कीजिए, क्यों छुपा के रखी हुई है। पहली रिपोर्ट में इनके सरकार के नुमाइंदे खड़े होते हैं कोर्ट में, जहां कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाऊंगा मैं, होनी चाहिए, वहां ये खड़े होकर कहते हैं नहीं हम हाईएस्ट लेवल पे जांच करवाएंगे और हाईएस्ट लेवल की कमेटी बिठाएंगे और रिपोर्ट टेबल करेंगे। कहाँ है वो रिपोर्ट? हम क्यों मान लें? आप बोल रहे हैं हम निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं। अरे प्रूव कीजिए कि आप हैं, जनता को डिसाइड करने दीजिए कि आप है। सेकंड कैश फॉर जॉब क्या होता है? अनिल नागर अकेला पकड़ा जाता है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? हमें चाहिए, विधानसभा में टेबल कीजिए ना, पता लगे हमें कौन कौन इन्वॉल्व था। देते हैं नहीं, कुछ अपनी मर्जी से लगे रहते हैं। और सबसे गंदी बात क्या है, देखिए, इनएफिशिएंट भी है, घमंडी भी है और झूठे भी हैं। ये तीनों चीजें हैं। आप देखिए, ठीक है, आप चूंकि एक एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उस नाते अगर आप निष्पक्ष रहकर बात करती होंगी, जो कि दर्शक सोचते हैं, तो आप सरकार की कुछ अच्छी बातों को अच्छी भी बताएंगी, कुछ खामियां भी बताएंगे। लेकिन आप बिल्कुल ही विपक्ष की भाषा में कोरी कमियां ही बताएंगे तो फिर सवाल उठेंगे। आंकड़ों जो HSSC और HPSC के माध्यम से मैडम जो नौकरियां दी गई हैं, वो तो सबसे अधिक है पिछली सरकारों के मुकाबले। तो क्या श्वेता ढुलिक वाकई कहेंगे कि हाँ, पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे अधिक नौकरियां तो दी गई हैं, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है, ये कहेंगे आप? HPSC के माध्यम से जो नौकरियां दी गई है ना, वो हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को दी गई हैं। आंकड़ों समेत मैं आपको बता सकती हूँ कैसे दी गई हैं। टेक्निकल लेक्चरर एजुकेशन में 159 पोस्ट लगती हैं, 105 हरियाणा से बाहर के हैं। HCF की पोस्ट लगती है, 1/3 हरियाणा से बाहर के हैं। SDO की 2 भर्तियां होती हैं, पहले 80 में से केवल 2 हरियाणा के थे, फिर दूसरी लिस्ट में 99 में से केवल 22 हरियाणा के थे। इसके बाद ये नया रूल बनाते हैं, हमारा जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और हरियाणा वेटरनरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यहाँ से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म कर देते हैं। मतलब कि सभी जगह के नर्सिंग और वेटरनरी वाले यहाँ पर अलाउड हैं, लेकिन हमारे बच्चे यूपी, बिहार, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ अलाउ नहीं है। हमारे बच्चे पूरे देश में कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी देश के बच्चे हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैं कैसे कह दूं हरियाणा? ठीक है, आपने कई सवाल उठाए हैं रमन मलिक जी, जो मुझे एक मेन पॉइंट लगा जिसका उत्तर आपसे लिया जाना चाहिए कि आप लोग चुनाव को देखकर चूंकि भर्तियां कर रहे हैं कि अगर ये भर्तियां हम चुनाव से पहले कर देंगे तो हमें इसका चुनावी फायदा मिल जाएगा, और यही कारण है कि जो संख्या के बच्चों की वो बहुत कम रखी गई है, केवल 4 गुना रखी गई है। ये एक आरोप आपकी देखिए, सबसे पहले तो एक बात कि मेरिट जो आएगा
वो उनके क्लियरेंस के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने नंबर्स आए हैं उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को भी जाके बताया मैरिट क्या होता है, क्योंकि वो 15-15 गुना ले रहे हैं। अरे आप तो छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ चेहरा लेकर चले जाती हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो चाहे कोई अंतर हो। अरे छोड़ दीजिए ना, आप अपना काम करिए ना मैडम, उसमें क्या जाता है। मैं आंकड़ों से बात कर रही हूँ, काम ही कर रही हूँ, लेकिन आप यदि गलत बोलेंगे तो मैं तो आपको टोकूंगी। ऐसे कैसे प्रदर्शन होता है? अरे कोई बात नहीं, जहाँ से रिमोट कंट्रोल करता है उनकी सेवा करिए, हमारे को मत बताइए। आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आप समस्या को समस्या मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो समाधान कैसे? अरे जो समस्या फर्स्ट फ्लोर से आती है उसको मैं कैसे समस्या मान लूं? सेक्टर 3 के एमएलए अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से जो आती है उसको मैं कैसे मान लूं समस्या? जो 5 वकीलों के बैठ के शगुफों से पैदा उत्पन्न करी जाए उसको मैं कैसे समस्या मान लूं? कुछ भी छोड़िए ना, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। आधार क्या है? आधार बहुत अच्छा है, फिक्र मत करिए जी। आधार बहुत अच्छा है, जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं पहचानता हूँ। रमन मलिक, जहाँ तक बात ये है, अरे श्वेता जी मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। रमन मलिक जी, मलिक साहब उसका जवाब दे दूँ। श्वेता जी आप सुने एक बार, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी। मलिक साहब आपसे मेरा एक सवाल। श्वेता जी मैं पूछूंगी, ये भी मैं पूछूंगी, सुनिए आप सुनिए एक बार। एक बार के लिए मलिक साहब आप ये भूल जाएं कि कौन प्रदर्शन कर रहा है, क्या मंशा है, और अगर ये प्रदर्शन में जाते हुए हैं तो उसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनकी मांग जो है या इनकी शिकायत जो है उसको सुनिए ना। जब ये एलिगेशन ये लगा रही है कि चुनाव को देखकर भर्तियां की जा रही हैं ताकि ज्यादा बच्चे अगर आए तो हो सकता है उसमें देरी हो जाए, तो दर्शक तो इसका उत्तर सुनना चाहेंगे ना कि सरकार पर अगर ये आरोप लगता है तो बीजेपी प्रवक्ता इसका क्या उत्तर देंगे? अब ये श्वेता ढूल पूछ रही है, ज्योति सांगवान पूछ रही है, केवल ढींगरा पूछ रहे हैं, कोई भी सवाल पूछ रहे आप उत्तर दीजिए। बीच में रुकावट उत्पन्न करने के लिए कई लोग आतुर रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो पात्रता का अधिकार बना एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उसके बाद में हमने एक विधायक का तौर पे एक स्टेट पॉलिसी के हिसाब से हमने उसमें मेरिट सिस्टम डाला है, जिसको कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करा। अब अगर वो एक्सेप्ट हो गया है तो उससे आपको दिक्कत क्या है? और ये पात्रता और ये सिस्टम जो है ये वेल डिफाइंड थे। अप्लाई करने से पहले क्या सिस्टम रहेगा वो वेल डिफाइंड था। कोई ये तो है नहीं कि अप्लाई करने के बाद सिस्टम बदले गए और नया बना दिए गए। एक दूसरी चीज मैं बता दूं, अभी हमारी बड़ी बहन अनुराधा जी बोल रही थी, मेरे को एक बारी को तो ऐसे ही लगा कि जी वो अभी भी जैसे वो पहले भाजपा गुरुग्राम की अध्यक्षा हुआ करती थी तब जैसे तेवर रहते थे और हमेशा अच्छा लगता था उनको सुन के, वैसे ही अच्छा लगा। मैं तो इतनी चीज बोलूंगा कि फिलहाल उनके लिए तो ये जरूरी है कि कल यही ढींगरा साहब ने ये बड़ा स्पष्ट रूप बोल दिया कि ये लोग आप आदमी पार्टी जो है ये करप्ट लोग हैं और इनके साथ कांग्रेस कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी। तो वो जो सिनर्जी वाले लड़ाई है, चिंता मत कीजिए ना, आप अपने सवालों के जवाब दीजिए बड़े भाई, फिलहाल भूल जाए। आप उस विषय में मत जाइए, उसके लिए फिर बैठेंगे डिबेट में। आप अपने सवालों के जवाब दीजिए। रमन मलिक जी एक बिंदु पीछे छूट गए, आपने सभी पर काउंटर किया कि अगर ये इतना ही अच्छा फैसला है तो श्वेता ढूल ये कह रहे हैं कि आप योगी सरकार को बताइए, केंद्र को भी समझाइए कि मेरिट का तो फॉर्मूला ये है कि 4 गुना ही लीजिए। श्वेता ढूल इज नोबडी टू टेल अस कि क्या करना है। हमने जो करना है वो हम करेंगे, आपको जो करना है आप वो कर रही है ना। Who is bothered about you? आप कोर्ट में जाइए अगर हम गलत कर रहे हैं, वहाँ पे आप पिट चुके हैं आपका ये नैरेटिव। ये पॉलिसी डिसीजन है, कोर्ट सीधा कहेगी हाँ तो ठीक है ना, जब पॉलिसी डिसीजन है then how in what capacity are you opposing it? जब कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये पॉलिसी डिसीजन है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं हरियाणा वासी हूँ, मैं युवाओं की आवाज। हाँ अभी वो भी ठीक करते हैं, फिक्र मत करिए। रमन मलिक जी आप तो वापस अटैक कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि योगी सरकार, या जब ये सवाल है तो दर्शक के जहन में भी आएगा ना। योगी सरकार को एक हरियाणा के नाते मेरे जहन, आप बता दीजिए इसका क्या फॉर्मूला है। सरकार को कैसे चलना चाहिए? एक मिनट नहीं, मैं स्टेट पॉलिसी, ज्योति जी, स्टेट पॉलिसी इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट। वो स्टेट मेरी हमारी स्टेट है, हम जैसे करना है वो करेंगे जिसको कोर्ट देख सकता है। और हमारे को किसको क्या बताना है नहीं बताना
ये ना मैं आपसे पूछूंगा, ना मैं इनसे पूछूंगा, ना मैं किसी और से पूछूंगा। पर जनता को तो बताएंगे ना, बोलते बड़े भाई जनता को तो जवाब देंगे ना। पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। जिनसे वोट मांगा था उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा ना। बिल्कुल जवाब है, जनता को जवाब देना होता है। जनता को तो जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं अपनी कोई पर्सनल जीके नहीं बढ़ाने बैठी हूँ यहाँ पर, जनता को जवाब देना होता है। यहाँ पर्सनल कोई सवाल नहीं कर रहा है आपसे। धंधा आपका ये जो विरोध का धंधा है ना, बाद में शुरू हुआ। अप्लाई करने से पहले पॉलिसी आ गई थी, तो एग्जामिनेशन देने से पहले ही हम आपकी सरकार से मिल चुके थे, सब सारे नेताओं को ज्ञापन दे चुके थे, बात कर चुके थे कि आप गलत कर रहे हैं। ज्ञापन देने से क्या होता है? मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ ये जो आंदोलन का कमर्शियलाइज सिस्टम है खत्म हो। आपको ज्ञापन दे देता हूँ। हाँ, आपका ना ये मेरे को सिस्टम ही नहीं अच्छा लगा। आंदोलन का ये है वो, आपने कभी आंदोलन नहीं किया क्या अपने जीवन में? मैंने बहुत आंदोलन किया, मैंने बुलेट भी खाए हैं, मैंने बताया नहीं पाएंगी। चले केवल ढीमराज जी मुस्कुरा रहे हैं। केवल जी ये केवल आंदोलन प्रदर्शन विरोध करने का बहाना है, रमन मलिक जी ये कह रहे हैं। और ये भर्तियां जो देरी से होती हैं उसमें भी एक गिरोह वो काम करता है, एक ग्रुप वो काम करता है जो बार बार भर्तियों को लेकर अदालत चला जाता है। इसमें सरकार क्या करे? देखिए, पेपर लीक होते हैं तो हमारे टाइम पे तो कोई पेपर लीक हुए नहीं थे। 10 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और इनके टाइम पे पेपर लीक हो रहे हैं तो ये पेपर लीक सरकार है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना हमने इतनी भर्तियां कर दी हैं, बहुत ज्यादा कर दी हैं। हाँ। मान लेता हूं ज्यादा करी होगी, उसका श्वेत पत्र लाइए, सरकार जो है उसका श्वेत पत्र लाए और लोगों को उसका मैसेज दे दो। फिर श्वेत पत्र मैं एक पॉइंट अपना ऐड कर दूं इसमें। जो बात विधानसभा में कह दी जाती है केवल जी, और एचपीएससी और एचएसएससी के आंकड़े तो सबके सामने होते हैं, सबके सामने। दूसरा जो सत्र के दौरान जो कह दिया जाता है वो तथ्यात्मक नहीं होता है, उसको आप श्वेत पत्र नहीं समझ सकते हैं। भर्तियों को लेकर सरकार विधानसभा पटल पर भी आंकड़े पेश कर चुकी है, उस श्वेत पत्र भी अपने आप में वो झूठ नहीं बोला जाएगा। श्वेत पत्र में ये तो आएगा ना कि हरियाणा के कितने बच्चे भर्ती हुए और बाहर के कितने हुए। और अगर 1 लाख भर्ती हुई है, अगर ये मानते हैं 1 लाख हुई है, हमारे टाइम पे 1.5 लाख से भी ज्यादा हुई थी, इनके टाइम पे 1 लाख हुई है। नहीं, अगर ये 1 लाख भी भर्ती मानते हैं तो उसका श्वेत पत्र लाए कि हरियाणा के कितने बच्चे हैं। ढींगरा जी गाना याद होगा, करीब 80,000 आपकी 9 से 10 साल की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में, और वो मनोहर सरकार आने से पहले की सबसे अधिक भर्तियां थी, वो सबसे अधिक भर्तियां थी उस वक्त तक की। झूठ मत बोलो, हर जगह झूठ बोलते हो। कहने में और करने में बहुत फर्क है ना। ये आप इसी बात पे टिके रहना कि 1.5 लाख नहीं है। ये जो कह रहे हैं, अगर ये 1 मिनट, अगर ये कौशल रोजगार आप टिके रहना 1.5 लाख नहीं है, मैं नहीं मानता। अगर ये पक्की भर्तियों की बात करते हैं, 1.5 लाख नौकरियों पे श्वेत पत्र लाइए। 1 लाख सरकारी नौकरियों पे टिकोगे या नहीं टिकोगे? अगर आपने एसडीओ भर्ती करे, 1 मिनट, अगर आपने एसडीओ भर्ती करे 80 में से अगर 78 बाहर के हैं तो वो हरियाणा के नहीं है, वो सिर्फ 2 गिने गए। अगर वो हरियाणा के हैं तो 2 गिने गए। अरे ज्योति जी, नहीं गिने गए, ये अपने बयान पे टिकेंगे या पलट जाएंगे 2 गिनी है केजरीवाल की तरह। अगर जो दूसरी भर्ती हुई एसडीओ की उसमें 99 में उसमें केजरीवाल की तरह पलटोगे या अपने बयान के ऊपर टिकोगे? दीजिए केवल जी, उत्तर दे दीजिए ना। ये 1.5 लाख वाली बात से मुकर तो नहीं जाएंगे आप? रमन मलिक जी पूछ रहे हैं, मुकर तो नहीं जाएंगे डिबेट में बोलकर? 1.5 लाख क्या ग्राउंड है इसका, बताइए। 1.5 लाख मैं नहीं मुकरता। कैसे दी गई? आप एचएसएससी ने कितनी दी, एचपीएससी ने कितनी दी, कैसे दी गई, कब दी गई? सरकार के अंतर्गत 10 साल में 1.5 लाख नौकरियां दी। 1 लाख भर्ती वाली। अरे 1 मिनट सुनता ले यार, एक तो रमन मलिक बोलने नहीं देते। 1 लाख भर्ती हमारी एचएसएससी और एचपीएससी दोनों की मिला के थी, और 50 लाख भर्ती हमारी अदर रोजगारों नहीं केवल जी, नहीं ये आंकड़े आप बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हैं केवल जी। नहीं मैं टोकूंगी अगर आप गलत कहेंगे तो। ये आंकड़े 1.5 लाख वाली आप मेरी बात सुनिए। हमारे 1.5 लाख भर्ती, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 1.5 लाख नौकरियां दी थी सरकारी। वो हमारा श्वेत पत्र भी जारी कर दे, अपना भी कर दे। नहीं ये 1.5 लाख वाला आंकड़ा। हमारी भी नौकरियों का श्वेत पत्र गए, अपना भी करिए। मैं आपको फंस गए। आपको लगता है ना अब नहीं मिलेगा मलिक साहब, आपको चैलेंज देता हूं, चलो आपको चैलेंज देता हूं, कर दो।
मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, करिए। अरे आपकी सरकार मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख भर्ती दी। नहीं, अभी मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए नहीं 1.5 लाख, ये 1.5 लाख वाला आंकड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है केवल जी, हालांकि समय नहीं है, अदरवाइज मैं पूरे आंकड़े आप लोगों को पढ़कर बता देती कब कब कितनी भर्तियां दी गई, लेकिन रजवंत जी को समय नहीं मिल पाया। मैं अंत में नहीं नाना नहीं करूंगी, मैं अंत में एक वाक्य के साथ आपको बताऊंगी कि क्या आंकड़े हैं अब तक, लेकिन रजवंत जी को समय नहीं मिल पाया, इनके साथ जस्टिस नहीं होगा ना, फिर इनको टाइम भी मिलेगा। आप अपना आखिरी कमेंट रजवंत जी। गलत प्रथा मत डाले, यूनिवर्सिटियों की भर्तियां भी निकाले, लेक्चररों की निकाले, सारे टोटल निकाल के मेरे को बताएं 1.5 लाख। रजवंत जी को सुने आप लोग, रजवंत जी को सुने। ज्योति जी, मैं एक आंकड़ा बताता हूँ। 2014 से 2022 तक सरकार ने इन आवेदनों के माध्यम से 206 करोड़ रुपए आवेदन शुल्क के रूप में लिया था इन्होंने। ये चीज बिल्कुल फिट है, मैंने इस चीज का एक अखबार में ठीक है, मैं एक वाक्य के साथ में अलग अलग भर्तियां हुड्डा सरकार के वक्त की बता दूं। 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 58,766 लोगों को रोजगार दिया गया था। एचपीएससी ने 5424 लोगों को क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां दी थी। हरियाणा स्कूल टीचर सिलेक्शन बोर्ड के मार्फत 20,777 टीचर्स की भर्तियां की गई थी। तो ये आंकड़ा है केवल ढिंगरा जी जो मैंने बताया अभी। अब आप बात पूरी कीजिए रजवंत जी। कोई बात नहीं ज्योति जी, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मैं कह रहा था कि 2014 से 2022 तक 206 करोड़ रुपए और इन्होंने आवेदन शुल्क के रूप में लिया था, लेकिन इन्होंने नौकरी कितनी दी वो यही बता सकते हैं। उस हिसाब के पैसे तो ले लिए, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं दी। दूसरी चीज, इन्होंने केयूके में भर्ती निकाली, उसको रीएड कर देते हैं, 2 बार हो चुका है। सीडीएलयू में उन्होंने लेक्चरर्स की भर्ती निकाली, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली, उनको बार बार रीएड कर देते हैं। ऐसे ही कॉलेज कैडर में इन्होंने 2019 के बाद भर्ती ही नहीं निकाली है। ये बार ये तो कहते हैं कि हम भर्ती निकालेंगे, ये बार क्या हवाला देते हैं कि हमारे पास वैकेंसी तो बहुत है, कोई अप्लाई करने वाला नहीं आता, या अप्लाई जो करते हैं प्रॉपर उसकी भर्ती नहीं हो पाती। और हरियाणा के युवा बार एक इंतजार में बैठे रहते हैं और उनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। इसका खामियाजा वो इसीलिए भुगत रहे कि ओवरेज भी हो रहे धीरे। और सरकार को जो अभी ये बात चल रही थी जो चुनाव की, ये कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की तैयारी में बैठे हैं कि चुनाव के मद्देनजर और हम आगे वैकेंसी तो निकाल देंगे, लेकिन उनको पूरी नहीं करेंगे ताकि किसी न किसी तरह उन युवाओं को गुमराह किया जा सके। अगर इनकी नीयत में अगर कहीं खोट नहीं होता तो अब तक कॉलेजों में, स्कूल में, डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल्स में यहाँ पर भर्ती प्रॉपर हो जाती। आज भर्ती तो हो नहीं रही और ये मजाक करते हैं यहाँ पर बैठ के कि हमने इतने रोजगार दे दिया। अगर असल में रोजगार इन्होंने दिया था तो आज युवा बेरोजगार सड़कों पर नहीं घूमते। भर्ती नहीं हो रही। अनुराधा जी, आपका भी आखिरी कमेंट आपका। मैं कह रही हूँ कि हरियाणा सरकार भर्तियां नहीं दे रही है, हरियाणा सरकार नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर रही है, उसके कारण से उनके व्यक्तिगत जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है और उसके लिए चिंता कर रही है। अविवाहितों को पेंशन देंगे, अरे करने के काम करो ना, जो करना चाहिए वो करो, भ्रष्टाचार को रोको, हरियाणा के बच्चों के भविष्य के लिए कदम उठाओ। 1,80,000 जो नियुक्तियां करनी है उनकी नियुक्तियां करो, बच्चों के बारे में निर्णय लीजिए ना। लेकिन सरकार आज सिर्फ चुनावी माहौल को देख के, सिर पे आए हुए चुनाव को देख के लोक लुभावनी योजनाएं और घोषणाएं कर रही है। जो सही तरीके से उन्हें समाधान करना चाहिए समस्याओं का, जो हरियाणा की जनता के लिए काम करना चाहिए, वो सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है, ये गलत है और सरकार को इसका तुरंत समाधान करना चाहिए, इसके ऊपर संज्ञान लेके कदम उठाना चाहिए। श्वेता डोल जी, आखिरी कमेंट रहेगा आपका, आगे क्या रणनीति अब होगी? और आप लोग अगर ये प्रदर्शन करेंगे, आप लोगों को लगता है कि सरकार इलेक्शन को देखते हुए फटाफट भर्तियां करना चाहती है, तो आप लोग अगर विरोध करते हुए देरी भी करवाते हैं भर्तियों में, तो इसमें कौन सा युवाओं का फायदा होगा? नहीं, विरोध करते हुए देरी करवाते हैं भर्तियों में बड़ा बुरा आरोप है। आप एक बात बताएं, एचसीएस का पेपर 38 क्वेश्चन रिपीट करती है, तो उसके लिए क्या कोर्ट ना जाएं, सर आवाज ना उठाएं? गलतियां जानबूझ के करते हैं ये लोग। एनीवेज, अगली सीईटी के लिए रणनीति हमारी ये रहेगी कि हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये 4 गुना वाला फॉर्मूला नहीं हटा देते हैं। सभी 3,59,000 अभ्यर्थियों को पेपर में बैठने का मौका नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा समस्या को गंभीरता से यदि समझने की कोशिश करें तो हरियाणा का जो युवा है ना, जो त्रस्त हो रखा है, वो इनसे खुश हो जाएगा, शायद इन्हें वोट दे देगा। नहीं तो हमने तो ठान लिया है। आपको एक सीधा मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को,
सीईटी क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। यदि आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हम भी आपके बारे में नहीं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की सीईटी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने भी साथ दिया कि इसके क्या मायने हैं, कितना असर के और क्यों इसकी जरूरत हुई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।